दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मुस्कान सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वो कॉल उठाकर बोलती है, हाँ निया, बस थोड़ी देर में मैं शॉप के लिए निकलने ही वाली हूँ। और हाँ, मैंने हैंडमेड मफलर और स्टॉल नीरव के हाथों भिजवा दिए हैं, तो मुझसे जाकर ले लेना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी बाहर से नीरव भी आता है और मुस्कान टेबल पर नाश्ता लगाने लगती है। तभी उसकी सास जानकी बोलती है, अरे बहू, मैं बना देती हूँ नाश्ता, तुझे शॉप पर भी तो जाना है, तू छोड़ ये सब और तैयार हो जा। नहीं माँ, कोई जल्दी नहीं है, आप दोनों बैठकर नाश्ता कीजिए। अरे जल्दी कैसे नहीं, इस सीजन में ही तो मफलरों की अच्छी बिक्री होती है, इसलिए तुझे अपना सारा ध्यान दुकान और मफलर बुनने में लगाना चाहिए। सच में सासू माँ, अगर आप दोनों का सपोर्ट नहीं होता ना, तो मेरे बनाए मफलर तो घर में इधर उधर पड़े रहते। बस इतना कुछ खास भी नहीं किया हमने, चलो तुम्हें शॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद मुस्कान अपनी सास के पैर छूकर नीरव के साथ निकल जाती है और शॉप पर पहुंचकर देखती है कि शॉप पर कस्टमर आने लगे होते हैं और उस दिन दोपहर तक उसके बनाए काफी मफलर बिक जाते हैं। जिसके बाद वो लंच करने बैठ जाती है। तभी उसकी शॉप में पार्ट टाइम काम करने वाली निया उसे बोलती है, मैडम, हमारी शॉप के मफलर कस्टमर को बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे बताइए ना, आपने ये शॉप खोलने की कब सोची और खुद से मफलर बनाना कैसे सीखा? तुम ये सवाल पूछ पूछ कर थकती नहीं हो क्या? आप जवाब ही नहीं देती तो मैं क्या करूं? लेकिन आज आपको बताना ही पड़ेगा। बताओ ना मैम। और वैसे भी सर्दियाँ खत्म होने के बाद आप और मैं दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो प्लीज बताइए ना। अच्छा ठीक है, पर तुम हंसना। इतना कहकर वो निया को अपने बारे में बताने लगती है। मुस्कान एक बिंदास और स्टाइलिश लड़की थी और बदलते मौसम के हिसाब से उसका स्टाइल भी बदलता रहता था। सर्दियों का समय था, वो एक बहुत ही सुंदर सा स्वेटर पहनकर कॉलेज के लिए निकल रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता उसे टोकते हुए बोलती है, अरे तुझे इस सर्दी में कौन सी जवानी छा रही है, जो तू इतना पतला सा स्वेटर पहनकर बाहर ठंड में जा रही है? माँ, दिखने में तो बहुत पतला है, लेकिन गर्म बहुत है, मुझे कोई ठंड नहीं लगेगी। अरे बेटा, इसका गला कितना बड़ा है, एक काम कर, तू गले में मफलर या फिर कोई स्कार्फ डाल ले, ताकि ठंडी हवा तेरे अंदर न जाए। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाती है और एक मफलर लेकर आती है और उसे मुस्कान के गले में पहना देती है। उसे देखकर मुस्कान मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ, ये कौन से पुराने बोरे में से निकाल कर ले आई हो? ये तो मेरे स्टाइल का भी नहीं है, इतना पुराना ना बाबा ना, मैं कभी नहीं पहनूंगी। थप्पड़ खाएगी अगर इसे उतारा तो। सर्दी तेरा स्टाइल देखकर तुझसे दूर नहीं भाग जाएगी, समझ गई? चुपचाप पहन कर जा इसे। ना चाहते हुए भी मुस्कान अपनी माँ का दिया हुआ मफलर पहनकर जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में वो अपनी फ्रेंड मीशा को कॉल करके बोलती है, ओए कहाँ है तू? अभी तक कॉलेज नहीं पहुँची ना? नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ। अच्छा सुन, कॉलेज मत जा, मुझे चौराहे वाले मार्केट पर मिल, ठीक है? तुझे आज फिर कॉलेज बंक करना है क्या? तो मार्केट क्यों जा रही है? मूवी देखने चलते हैं ना। अभी जितना कह रही हूँ उतना कर, समझ गई? मार्केट में मिल तो मुझे जल्दी से। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। कुछ देर में मीशा मुस्कान के पास जाती है और दोनों एक कपड़े की शॉप में जाती है। तभी मीशा बोलती है, ओए, तुझे गले में बांधने के लिए और कुछ नहीं मिला क्या, जो तूने ये किचन का गंदा सा कपड़ा लटका लिया? अरे यार, माँ ने पहना दिया, क्या करूँ? तभी तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा मफलर लेने आई हूँ। देख यार, वहाँ पर है, कुछ दिख रहे हैं, चल वहाँ चलते हैं। और शॉप में उसे मफलर काफी पसंद आते हैं, इसीलिए वहाँ से वो 2-4 मफलर खरीद लेती है और फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। और मुस्कान उन्हें मफलर को रोज अपनी हर ड्रेस के साथ पहनने लग जाती है। और वो जब भी शॉपिंग करने जाती तो 4-5 नए मफलर जरूर लेकर आती। एक दिन उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था जिसमें सभी साड़ी पहनकर आते हैं और मुस्कान भी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। लेकिन साड़ी के साथ वो मफलर भी पहनती है और अपने फोन में सेल्फी लेने लगती है। तभी उसकी माँ आकर बोलती है, अरे ओ स्टाइल की देवी, साड़ी पर कौन मफलर पहनता है? निकाल इसे गले से बाहर, एक नंबर की नमूनी लग रही है। माँ, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना, कितना यूनिक है।
और आई थिंक मुझे हर ड्रेस के साथ है ना मफलर कैरी करना चाहिए। अरे ओ मफलर वाली, यू अरविंद केजरीवाल हो रही है। अरे हर कपड़े के साथ मफलर थोड़ी ना कोई डालता है। बेटा, सबसे अलग दिखना अच्छी बात है, लेकिन पागल दिखना बड़ी गलत बात है। पर मुस्कान कहाँ ही अपनी माँ की सुनने वाली थी। वो ऐसे ही कॉलेज चली जाती है और यूं ही समय बीतता है। वो हर तरह के मफलर खरीद कर घर में मफलरों का ढेर कर लेती है, जिसके कारण उसकी पॉकेट मनी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ स्वेटर बुन रही थी तो मुस्कान बोलती है, माँ, आपको बुनाई करना भी आता है? आपने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया। वैसे क्या बुन रहे हो आप? मफलर, ताकि तू जो फालतू के मफलर और स्कार्फ खरीद के पैसे बर्बाद करती है ना, उसकी बचत हो सके। पता नहीं तूने कितना पैसा बहा दिया मफलर खरीदने में। अच्छा ठीक है, समझ गई। माँ सुनो ना, आप ये सिलाई बुनाई मुझे भी सिखा दो, ताकि मैं अपनी पसंद और हिसाब से अपने लिए मफलर बना सकूं। चलो, तूने कुछ ढंग का तो बोला जिस पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। उसके इतना बोलते ही मुस्कान सुजाता के गले लग जाती है और मुस्कान अपनी माँ से बुनाई सीखने लगती है। और ऐसे ही समय बीतता है और उसकी शादी नीरव नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगती है और साथ ही खाली समय में अपनी माँ से सीखी हुई बुनाई से मफलर बनाया करती है। और ऐसे ही वो एक खूबसूरत सा मफलर बनाकर नीरव को गिफ्ट करती है, जिसे देखकर वो बोलता है, अरे वाह, कितना सुंदर मफलर है। तुम्हारी पसंद तो बड़ी अच्छी है मुस्कान। कहाँ से लाई तुम ये? अरे ये मैंने कहीं से नहीं लिया, बल्कि आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही हो? ये कहीं से भी बुना हुआ नहीं लग रहा। इसका डिजाइन कितना बारीक है। हाथ से बुनने में तो कितना टाइम लगता है वैसे भी। वो बोल ही रहा था, तभी वहाँ मुस्कान की सास जानकी आकर बोलती है, अरे वो मूर्ख, बहू सही कह रही है। उसने तेरे लिए ये खुद बनाया है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और बहू बहुत अच्छी बुनाई करती है। और जो तूने पहना है वो तो बस एक नमूना है। बहू ने इससे अच्छे अच्छे मफलर बनाए हैं। क्या? सच में? क्या बात है मुस्कान, तुम्हारे इस हुनर के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। माँ, मुझे भी दिखाओ क्या क्या बुना है इसने। उसके इतना कहते ही जानकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है, जिसमें मुस्कान के बुने हुए बहुत सारे मफलर और स्टॉल होते हैं, जिसे देखकर नीरव बोलता है, इन सबको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। पर तुम इतने सारे मफलर का करोगी क्या? अरे मैंने कुछ सोच कर तो नहीं बनाए, ऐसे ही बुनते बुनते बहुत सारे हो गए, तो मैंने सोचा कुछ हम यूज कर लेंगे, बाकी आस पड़ोस में दे देंगे, और क्या। नहीं बहू, इतने अच्छे मफलर तुझे मैं इन जल कुकड़े पड़ोसियों को नहीं देने दूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। हाँ मुस्कान, माँ सही कह रही हैं। वैसे भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत होती है और ये अच्छे दामों पर भी बिकते हैं। एक काम करते हैं, तुम्हारे नाम से एक शॉप खोलते हैं। कम से कम सर्दियों के सीजन में अच्छी कमाई तो हो जाएगी। मुस्कान को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और कुछ दिन बाद नीरव एक किराए की दुकान लेकर वहाँ मुस्कान के नाम से शॉप खोलता है, जिसमें मुस्कान के बनाए मफलर और स्टॉल की बिक्री करते हैं। और सर्दियों के मौसम में उसकी शॉप पर अच्छी खासी भीड़ होने लगती है। और बाकी के मौसम में मुस्कान सर्दियों के लिए अच्छे अच्छे और तरह तरह के मफलर की बुनाई करती थी। तो इसका मतलब आपके मफलर के क्रेज ने आपको बुनाई सिखाई, जिसके कारण आज आप अपने हुनर को इतनी अच्छी तरह यूज कर रही हैं। पर मैम, साड़ी पर मफलर कौन पहनता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मैंने कहा था ना कि हंसना नहीं है। फिर वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी एक लेडीज आकर बोलती है, हेलो, मुझे वो रेड वाला मफलर दिखाना जरा, और हाँ वो संतरे वाला स्टॉल भी। जी बिल्कुल, बहुत हो गई बातें, अब काम कर लेते हैं। बिल्कुल। इतना कहकर मीशा उस लेडीज को मफलर दिखाने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मफलर वाली बहू की कहानी। प्रियंका को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके चलते उनके घर में काफी तरह के प्लांट लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग के इस समय में इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को काटकर अपने रहने की जगह बनाता जा रहा था और प्रकृति को नष्ट कर रहा था, जिससे धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे और कई तरह की बीमारियां इंसानों को घेरने लगी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, जिसके चलते न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ रहे थे। इस सब के बारे में जानकर
प्रियंका एक संकल्प लेती है कि वो अब लोगों को पेड़ पौधे की अहमियत जरूर समझाएगी, जिसके लिए वो अपने दोस्त सोहित से मिलती है और अपनी परेशानी बताते हुए उससे बोलती है। सोहित, मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से कुछ जरूरी बात करनी है। प्रियंका, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। ये देखो, एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, सेव द ट्री, और दूसरी तरफ खुद ही जंगलों की कटाई करती जा रही है। तो बताओ, इस नारे का फायदा ही क्या है? सोहित, मैं चाहती हूँ कि मैं घर घर जाकर लोगों को प्रकृति के लिए जागरूक करूँ कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। अरे, जिस तरह इंसान बिना खाए पिए तो रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। लोगों को ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। सही बोल रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे सारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी सूरज और अनिल से बात करता हूँ। सोहित जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करता है और सबको प्रियंका के घर बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं और अवेयरनेस करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं। साथ ही गली गली जाकर नुक्कड़ नाटक करने का फैसला करते हैं ताकि लोगों को मनोरंजन के जरिए अपनी बात समझा सके, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसकी तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स, बैनर्स और भी काफी सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। साथ ही एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। अगले दिन गली गली जाकर वो लोगों को भीड़ जमा करके सबसे पहले चिपकू आंदोलन के बारे में उन्हें बताते हैं। तो आज मैं आप सभी को सन 1973 में हुए चिपको आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था, जिसका मोटिव था वृक्ष बचाओ और उनकी कटाई रोको, क्योंकि पर्यावरण हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे समाज की औरतों ने लिया था। उन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए खुद पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, पर पेड़ों को नहीं काटने दिया था। प्रियंका का ये नाटक देखकर काफी सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं और अपने घरों में पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रियंका और सोहित मिलकर मैत्री आंदोलन के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं, जिसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी थी। प्रियंका अगले दिन फिर से सोहित और अपनी टीम के साथ निकल जाती है, जहां वो एक चार्ट के जरिए लोगों को समझाते हुए बोलती है। आज मैं आपको मैत्री आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आंदोलन भी सन 1994 से 1995 तक चला और ये आंदोलन भी उत्तराखंड के चमोली जिले से ही शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन से ही प्रेरणा मिली थी और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि भारत से बाहर के देशों तक भी जा फैला था। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आने वाले समय पर सारे पेड़ ना काट दिए जाए और हम ऑक्सीजन के लिए बेसहारा हो जाए। अभी भी वक्त है दोस्तों, आवाज उठाओ और तब तक उठाते रहो जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाए। हमें पर्यावरण को बचाना है और खुद को भी बचाना है। प्रियंका छोटे छोटे शहर, गांव, गलियों में अब आए दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर देती है और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है। सरकार भी इसकी तरफ बड़ा कदम उठाती है और अब धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि वन ही जीवन है, पर अभी भी कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। तो वहीं इन सबसे अनजान प्रियंका दिन रात अपने काम में लगी रहती है। कुछ ही दिनों में उसकी और सोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद न्यूज से उसको पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये न्यूज देखकर वो एक बार फिर से दुखी हो जाती है और इस बार वो अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से लोगों को ये समझाने के लिए कि प्लांट्स और ग्रीनरी हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, वो अमेज़न के जंगलों में लगी हुई आग की खबर के बारे में बताने के लिए उन्हें फ्लाइंग जट मूवी का सहारा लेती है और उससे उन्हें समझाते हुए कुछ बताती है और कहती है, नमस्कार दोस्तों,
आप सभी ने फ्लाइंग जेट मूवी तो देखी होगी, जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। पर आप सभी को ये भी पता होगा कि अमेज़न के जंगलों में भयंकर आग लग गई है, जो कि अभी तक नहीं रुकी है। और ये सब कहीं ना कहीं हम इंसानों की गलती का ही नतीजा है। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को पता है कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। बाकी सभी पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पर एक समय पर जब पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा था, तो कुछ दयालु लोगों ने उसे बचाने के लिए उस पर भगवान का वास है या फिर उस पर भूत प्रेत का साया है, ये कहकर उन पेड़ों की कटाई को रोक दिया था, जिसके चलते आज भी कई धर्म प्रथाओं में भी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और दोस्तों, बात सिर्फ पीपल के पेड़ की ही नहीं, बल्कि हमारी धरती पर मौजूद हर एक पेड़ पौधे की है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने नेचर को बचाइए और आगे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। प्रियंका की इस एक और कोशिश से लोगों को पता चलता है कि हमारे आसपास कौन से पेड़ होने चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर है। पर शायद हम इंसान ही प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खेल चुके हैं कि अब वो इस बात का हमसे बदला ले रही है। आज 2021 में कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि घर में रहकर हम एक एक सांस के मोहताज हो रहे हैं। जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती थी, वो आज हमें पैसे देकर खरीदनी पड़ रही है, वो भी बनावटी। ये सब देखकर प्रियंका सबको समझाते हुए एक मैसेज देती है और बोलती है, दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अपने बर्थडे पर फिजूल खर्ची करने की जगह अपने नाम का एक नन्हा पौधा लगाए। जैसे जैसे उस पौधे की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, सेव ट्री सेव योर लाइफ। प्रियंका की इस कहानी से दोस्तों हमें भी सीख लेनी चाहिए और बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। हमारे पूर्वजों ने भी जरूरत पड़ने पर पेड़ों को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन किए थे। तो आज हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, पेड़ों की जब करोगे रक्षा, तभी बनेगा हमारा जीवन बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा। आप सबसे भी विनती है कि आप सभी भी प्रियंका की तरह अपने आसपास के लोगों को ये समझाएं कि प्लांट लगाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और खुद भी अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्लांट लगाने वाली प्रियंका की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पेड़ पौधों का इतना ज्यादा शौक हो और उसने भी किसी को ऐसे ही प्रेरित किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।